हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, ऑल द हस्बैंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे पीटी 365 इकोनॉमी का मॉड्यूल देख रहे हैं। इसके लगभग 6 पार्ट हमारे आ चुके हैं और 6 पार्ट सारे के सारे जो हैं हमारे अंडर 1 आवर हैं। मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि मेरे को 12 टू 15 आवर में कंप्लीट करना है इकोनॉमी, तो आपके लिए थोड़ी-सी दिक्कत ये आने वाली है कि आप जो भी स्टैटिक्स अपनी तैयार कर रहे हैं या फिर आप सीसेट तैयार कर रहे हैं, राइट? तो इनका थोड़ा-सा टाइम रोकने के बाद अगर आप इकोनॉमी में जाते हैं, फिर आफ्टर दैट आप यहाँ पर आते हैं भई मेरे को स्टैटिक्स और सीसेट अपना तैयार करना है, तो थोड़ी-सी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम रिवीज़न करने में हमें थोड़ी-सी दिक्कतें होती हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमारा ये जो मॉड्यूल्स आता है, वो हम 1 आवर के थ्रू उसको फिनिश करते हैं, ठीक है? लास्ट वीडियो आप जाके देखेंगे मैंने किस तरीके से जो यूपीएससी के पीवाईक्यू है, उनको भी सॉल्व कराने की कोशिश करी है, जो भी आपके कनेक्टेड है स्टैटिक्स एंड करंट से, ओके? सो हम कहाँ तक फिनिश कर चुके हैं हम वो देखते हैं इसमें। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपने 12 टू 15 आवर की कोई वीडियो देख रखी है और आपने सोचा कि भई मैं 12 से 15 घंटे इसको लेके बैठूँगा और फिनिश कर दूँगा, तो आपका जो स्टैटिक्स एंड सीसेट पोर्शन्स है वो थोड़ा-सा आप उसको स्टैग्नेंट करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन तौर पे आएँगे, थोड़ी-सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बट आपको 1-1 आवर के शेड्यूल में अगर आप चलते रहेंगे तो आपका वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा सीसेट और स्टैटिक पोर्शन्स और ईज़िली आप पीटी 365 को भी फिनिश कर लेंगे। अब ये तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन जो है पीटी 365 से आने हैं, है ना? मैं क्लियर कट कर दूँगा आपको कि और लोग बोलते हैं कि भई सारा कुछ तो आपको करंट को देख के चलना नहीं। भई यार स्टैटिक्स पोर्शन से ही आप आपका 80% कवरेज है, ठीक है ना? तो ये तो 20% के रेशियो में है ना, 20% के रेशियो में आपको सिर्फ ओवरव्यू करना है, अपडेट रहना है करंट से कि भई क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। सो हमने फिनिश कर लिया था यहाँ तक हमारा ये वी रेडी इंडेक्स और इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम ये भी हमने कर लिया था, अब हमारे पास था एंजल टेक्स। तो हम इसको देखेंगे, अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, हमारा ये फिनिश की तरफ ही है। तो 1-2 वीडियो में ये कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? सो टॉपिक है हमारे पास एंजल टेक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंजल टेक्स। ये है क्या? तो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस करा है कि वो एबोलिश करेगा एंजल टैक्स को ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है? क्या बूस्ट करने के लिए? एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट्स एंड सपोर्ट इनोवेशन के लिए। तो कुल मिला के ये है कि एबोलिशन करने की बात करी गई है एंजल टैक्स को। एंजल टैक्स है क्या? कि मेरे पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, ठीक है? और मैं ऐसी कंपनी को वो पैसा दूँगा जो अनलिस्टेड है या अनलिस्टेड स्टार्टअप है। वो क्या करेगा? मेरा पैसा व्हाइट मनी में करके मुझे दे देगा, ठीक है? तो सरकार कैसे टैक्स लगाएगी फिर ये? सरकार ऐसे टैक्स लगाएगी फॉर एग्जांपल एक शेयर का जो रेट है वो ₹2000। अब मैं उसका रेट जो है वो ₹4000 रेट में उसको खरीद रहा हूँ, जबकि उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसकी 2000 होनी चाहिए। मैं ले कितने में रहा हूँ 4000 में, तो ₹2000 मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो इन 2000 पे जो सरकार टैक्स लगाती है, उसे हम एंजल टैक्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम डेफिनिशन की बात करते हैं। तो ये जो है वो इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट इम्पोज़ करती है, फंडिंग रेज़ करने के लिए कहाँ से? अनलिस्टेड कंपनी और स्टार्टअप से। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो फंड लिया है या जो शेयर बेचे हैं, जो पैसा लिया है, वो लिया है फ्रॉम द फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब कुल मिला के उनका जो वैल्यूएशन है, वो फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सीड है ना? तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे हम एंजल टैक्स कहेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको इंट्रोड्यूस करा करा गया 2012 में, किस लिए करा गया? कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेज़न है, उसको कर्ब करने के लिए। क्लियर है? अच्छा, लीगल प्रोविज़न क्या है? ये अंडर सेक्शन 56 सेकंड और 7th बी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू आता है। कवरेज की बात करेंगे, तो ये यू कैन से दैट पहले ओनली लोकल इन्वेस्टर पे अप्लाई होता था। बट बजट 23-24 में इसको वाइडन रूप दे दिया गया और ये होगा किसपे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो आपको ये भी समझना है पहले ये इंडियन इन्वेस्टर के लिए था, बट अब ये फॉरेन इन्वेस्टर के लिए है भी है। बट 24 में क्या करा गया है कि इसको कंप्लीटली एबॉलिश की बात चल रही है, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या है? अगर एवोल्यूशन हो जाता है एंजल टैक्स का, तो प्रमोट होगा क्या? रिवर्स फ्लिपिंग ऑफ स्टार्टअप्स। तो जो रिवर्स फ्लिपिंग होगी किसकी? स्टार्टअप की, अगर ये एंजल टैक्स एबल हो जाता है, एबॉलिश हो जाता है तो। तो हम बात करते हैं रिवर्स फ्लिपिंग क्या होती है? इसमें इन्वॉल्व होती है इंडियन कंपनी, जो पहले स्टेबलाइज़ हो जाती हैं भारत के कहीं बाहर और स्टैटिकली वो यू कैन से दैट वो आना चाहती हैं अपने होम कंट्री में, है ना? उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्स फ्लिपिंग। तो इनको प्रमोट करने का काम भी करेगा ये, अगर ये यू कैन से दैट एंजल टैक्स अवेलेबल हो जाता है तो। एज़ लाइक जैसे फ़ोनपे या ग्रो, ये रिवर्स फ्लिपिंग में आती है। ओके? चलिए अब हम बात करते हैं पेटेंट। अब देखिए पेटेंट से क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। यस, आया है 2019 में। तो हम इसको भी टैकल करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। क्या हमारे पास? पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2024, इसको अमेंड करके जो 23 वाला था उसी को अमेंड करके 24 में लाएँगे और ये जो है पेटेंट एक्ट 1970 वाला है। पहले वो 23 में फिर 24 में अमेंड हुआ है ना? और इसको नोटिफ़ाई करा है किसने? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडियन ट्रेड, राइट? तो हम बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट है क्या? मतलब कोई भी चीज़ है भई मैंने अपने नाम करा ली, मेरे अंदर कोई विचार है या फिर आप कह सकते हो मैंने कोई इनोवेशन करा और वो मैंने अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया, ठीक है? उसे हम बोलेंगे पेटेंट। मेरे बिना परमिशन के यानी विदाउट माय कंसेंट एनीवन कैन नॉट यूज़, है ना? उसे कोई भी यूज़ नहीं कर सकता एज़ पर्पज़ फॉर द कमर्शियल या फिर डिस्ट्रीब्यूशंस किसी के पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकता। तो वही सारी पेटेंट चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं। मान के चलो मैंने कोई मेडिसिन वो सॉरी मैंने कोई ऐसा इनोवेशन करा जो पब्लिक हित के लिए है, तो वो मैंने पेटेंट करा लिया। तो मेरे बिना परमिशन के उसे कोई यूज़ नहीं करेगा, तो वही सारी कहानी है। पेटेंट प्रोटेक्शन की जो बात है, वो इन्वेंशन कैन नॉट बी कमर्शियली मेड, यूज़, डिस्ट्रीब्यूटेड, इम्पोर्ट और बेचा जाएगा, है ना? विदाउट पेटेंट ओनर कंसेंट, ठीक है?
पेटेंट जो है वो टेरिटोरियल राइट है उनका, ठीक है? ओनली एप्लीकेबल इन द कंट्री और रीजन इन व्हिच पेटेंट हैज़ बीन ग्रांटेड, ठीक? अच्छा, अब हम थोड़ा-सा रेगुलेशन की बात कर लेते हैं इंडिया में क्या है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा-सा याद रखेंगे वीपो, ये रेगुलेट करता है किसको पेटेंट और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं उनको और एडमिनिस्टर करता है जो भी कन्वेंशन या ट्रीटी हैं जैसे एज़ लाइक द पेरिस कन्वेंशन एंड पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी या बुडापेस्ट ट्रीटी। तो इन सबको एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करता है कौन? वीपो, राइट? अच्छा, डब्ल्यूटीओ इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि ट्रिप्स। इसको साइन करा गया था 1994 इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है इस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। इंडिया की बात करें तो इसको रेगुलेट किया जाता है पेटेंट एक्ट 1970 के द्वारा व्हिच कंप्लाइज विद द डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स एग्रीमेंट, राइट? 2005 में क्या हुआ था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया और प्रोडक्ट पेटेंट प्रोटेक्शन टू एरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चर केमिकल, ठीक है? पेटेंट पीरियड कितना होता है? 20 होता है। नॉन पेटेंटेबल आइटम, अब देखिए पेटेंट का जो हम करा सकते हैं और जो नहीं करा सकते हैं, उसी पे यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछा है, तो हम उसको भी अभी टैकल करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, प्लांट जिसे हम नहीं करा सकते पेटेंट, एनिमल्स नहीं करा सकते और सीड्स से भी नहीं करा सकते और जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, इसे भी हम पेटेंट नहीं करा सकते, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं, प्रोविज़न क्या है जो पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2024 रूल है। सो सबसे पहली बात ये है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ इंट्रोशिप की बात करेगा। जो टाइम लिमिट पहले 31 मंथ हुआ करती थी, अब कितनी हो गई? 48 मंथ। और रिन्यूएबल फीस जो है वो भी घट गई कितनी? 10%, राइट? उसके बाद फ्रीक्वेंसी टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग पेटेंट, ठीक है? क्या इश्यू और चैलेंज भी हैं पेटेंट से रिलेटेड? यस है। जैसे पेटेंट एवरग्रीन या कंपल्सरी लाइसेंस, ये इश्यू है रिलेटेड टू द पेटेंट इन इंडिया। कंपल्सरी लाइसेंस इज वन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटीज इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट। अच्छा, अब बात करते हैं क्या कोई इनिशिएटिव भी ली गई हैं पेटेंट फिलिंग के लिए इंडिया में? यस, ली गई हैं। जैसे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अभी मतलब मैं देखिए पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ हमें ओवरव्यू करना होता है। हमें वो सारी चीज़ें नहीं समझनी होती, क्या है, क्या नहीं है। हमें बस आई मीन क्या है, क्या नहीं का मतलब ये है कि इतना लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। बट मेरा कहना ये है कि आपको ये ज़रूर समझना है कि क्या अपडेट हुआ है और क्या हमें जो है यू कैन से दैट इसको हमने ओवरव्यू करके समझा कि भई हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे, ठीक है? अब जैसे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 की बात करेंगे। तो इंडिया जो है वो कमिट करता है तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन एंड इंक्लूड्स। तो स्कीम देखिए बहुत सी स्कीमें हैं जैसे स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड आईपी मित्रा। उसके बाद एक्सपेंडेड एग्जामिनेशन एंड रिड्यूसिंग द फिलिंग फीस, अभी जो हम बात कर रहे थे 10% घटा दी गई है इसमें। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन यानी कि निफ्मम चलाया गया। रिवैम्प्ड पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम, ये भी इनिशिएटिव है पेटेंट फिलिंग की, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या बना था हमारा, तो उससे पहले हम क्राइटेरिया देख लेते हैं पेटेंटेबिलिटी के लिए। सो नॉट इन एक्सक्लूड जो जैसे द इन्वेंशन मस्ट नॉट फॉल अंडर एक्सक्लूड कैटेगरीज। नोवेल्टी, द इन्वेंशन मस्ट बी न्यू एंड नॉट प्रीवियसली डिस्क्लोज। तो जो इन्वेंशन है वो नया होना चाहिए। एप्लीकेशन जो है वो द इन्वेंशन मस्ट बी यूजेबल इन एन इंडस्ट्री, राइट? इन्वेंटिव स्टेप की बात करेंगे तो इन्वेंशन मस्ट इन्वॉल्व एन इनोवेटिव अप्रोच, राइट? अच्छा, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बना था। अभी आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो हम आराम से टैकल कर सकते हैं, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंट इन इंडिया। भाई अभी हमने पढ़ा था। देखिए नोट वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्या नहीं है, बाद-बाकी है वो तो याद नहीं रहेगा, क्या नहीं है वो याद करना है, क्वेश्चन वहीं से बनने के चांस होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंट इन इंडिया। अभी हमने पढ़ा था कि सीड को हम पेटेंट नहीं करा सकते, तो हमारा पहला जाने से हम क्लियर कट है, पहले ये चलता था लिमिट, अब तो नहीं है भाई, है ना? इसको आरआई भी कह सकते हैं भाई। आगे, इन इंडिया देयर इज़ नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी हमने पढ़ा था कि इसके लिए एक यू कैन से दैट बोर्ड है इंडिया में। तो दूसरा भी हमारा गलत हो गया। तीसरा, प्लांट वैरायटी आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंट इन इंडिया। अब देखिए ये उसने खुद ही सही कर दिया, क्योंकि प्लांट वैरायटी को आप पेटेंट नहीं करा सकते भारत में, ठीक है? तो इसने ये खुद ही सही कर दिया, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड। अब मेरे को बताना लाइन बाय लाइन पढ़ने से क्या हमारा आंसर सॉल्व हो रहा था? क्या हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा था हमें? नहीं भाई। तो हमें यही देखना था कि भई ओवरव्यू क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं यहाँ पे ओवरव्यू करा रहा हूँ, मैं डीपली नहीं पढ़ा रहा। डीपली पढ़ना है तो आप स्टैटिक बुक्स के जितने भी जो आपके चैप्टर हैं उनको आप पढ़ें जाके, है ना? यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा कि भैया क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऐसे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ज़्यादा बसट नहीं करनी दिमाग में, ओके? चलिए हम बात करते हैं ट्रेड सीक्रेट एंड इकोनॉमिक एस्पियोनिज की। तो देखिए ट्रेड सीक्रेट भई मैं कोई भी मैंने कोई भी चीज़ इन्वेंट करी, तो मैं उसको सीक्रेट ही रखूँगा ना, तभी तो मैं कंपनी चला पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोका कोला है। अब कोका कोला कोई जो है वो कोई सिरप यूज़ करती है फॉर द कोल्ड ड्रिंक के लिए, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, तो क्या वो पब्लिक थोड़ी ना बता देगी? पब्लिक बता देगी तो आदमी क्या करेगा? कोल्ड ड्रिंक बना के खुद ही पी लेगा उसे, काहे को वो कंपनी के पास जाएगा? तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। तो उसी के बारे में तो उसके लिए लॉ कमीशन पब्लिश इट्स 29th रिपोर्ट, किसकी? ट्रेड सीक्रेट एंड इकोनॉमिक एस्पियोनेज की। सो ट्रेड सीक्रेट क्या है? तो ये एनकम्पासेस करती है कॉन्फिडेंशियल बिज़नेस इन्फॉर्मेशन व्हिच मे बी
सोल्ड लाइसेंस ठीक है? तो कुल मिला के कॉन्फिडेंशियली बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के बारे में ये एनकम्बरेंसेस कर देती है और मे बी सोल्ड और लाइसेंस, ठीक है? तो इसमें सोल्ड होते हैं लाइसेंस। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक एस्पियोनेज की, तो एक्ट ऑफ डिलिबरेट एक्विजिशंस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी एंड गवर्नमेंट एंटिटी टू बेनिफिट फॉरेन स्टेट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि भई जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम शेयर करते हैं किसके साथ? फॉरेन स्टेट के साथ, ठीक है? जैसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक एस्पियोनेज। इट कैन बी इकोनॉमिक इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, राइट? एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क किसके लिए? टीएस एंड ईई के लिए, जो अभी हम पढ़ रहे थे। टीएस यू कंसीडर ट्रेड सीक्रेट एंड ईई इकोनॉमिक एस्पियोनेज। है क्या इसके लिए कोई लॉ या? सो इन इंडिया देयर इज नो सिंगुलर लॉ, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। एड्रेसिंग इशू ऑफ मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ द टीएस यू कंसीडर ट्रेड सीक्रेट, तो उसके लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है। उसके बाद देखते हैं इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 अप्लाई टू कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर, रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, राइट? सो चलिए आगे है हमारे पास ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसके बारे में बात करते हैं। सो अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 जिसको रिलीज किया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी बीपीओ के द्वारा, कॉर्नल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल, राइट? तो इनके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करा गया। अब देखिए इनोवेशन से आप थोड़ा सा माइंड लगाना, क्या इनोवेशन की बात हो रही है। चलिए सो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बीपो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी उत्पत्ति जो है 1967 में हुई थ्रू बीपो कन्वेंशन, है ना? ये ट्रांसफर हुआ अर्लियर, ये तो पहले था बिप्री। बिप्री यू कैन से दैट यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरोक्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनटू बीपो। तो बिप्री जो है वो कन्वर्ट हुआ किसमें? बीपो में। ये स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्या? बीपो एक्टिंग एज ए ग्लोबल फोरम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन। मेंबर की बात करेंगे तो इसमें 193 और इंडिया मेंबर है। यही चीज़ हमें थोड़ी-सी याद रखनी होती हैं। वीपो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटी जैसे वर्ने कन्वेंशन है, वाशिंगटन ट्रीटी है, पेरिस कन्वेंशन है, सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क, राइट? तो ये सब जो है वीपो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटी है। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। अब हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम ये है कि अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। क्राइटेरिया क्या है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इनोवेशन? तो इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, लिंकेज, क्रिएशन, एब्जॉर्बेशंस एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटिव आउटपुट। तो ये सब क्राइटेरिया हैं कि हम मेजर करेंगे किसको? इनोवेशन को। टॉप रैंकिंग में कौन है? स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, उसके बाद है स्वीडन, यूएस, सिंगापुर, राइट? इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक जो है वो 39 है 133 नेशंस में। और इंडिया की अगर हम 23 की बात करें तो वो 40 थी। तो अभी हमने इम्प्रूव करा है खुद को, अब हम 39 पे आ गए। इंडिया जो है होल्ड द टॉप रैंकिंग इन बोथ लोअर मिडिल एंड इनकम इकोनॉमिक एज वेल एज द सेंट्रल एंड सदर्न एशिया रीजन। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इंडिया जो है वो टॉप रैंक होल्ड करता है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी, जो सेंट्रल और सदर्न एशिया रीजन में पड़ते हैं, ठीक है? and technologist output, creative output, and institution and business sophistications. Bengaluru, Delhi, Chennai, Mumbai are among the top 100 science and tech you consider clusters है। चलिए तो ये क्लियर हो गया आपके इंडिया की इसमें रैंक देखें थी इंडेक्स में क्या है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अभी 12th एडिशन रिलीज करा है इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स का। सो टॉप कंट्री जो है इस इंडेक्स में यूएसए, यूके, फ्रांस है। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो वो 55 इकोनॉमी में से 42वें नंबर पे आती है। अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें तो ये डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स व्हिच रैंक इंडिया इज 40 पोजीशन आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज, राइट? सो वहाँ पे हमारी 40वीं पोजीशन अभी हम क्लियर कर रहे थे और यहाँ पे हमारी 42 है, राइट? चलिए आगे बात करते हैं हम। ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्स एंड एसोसिएशन ट्रेडिशन नॉलेज। तो देखिए अभी हम एक बात क्लियर करके आ रहे थे, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, राइट, बीपो के बारे में। तो बीपो हम पहले भी पढ़े हैं और यहाँ भी थोड़ा सा देखेंगे। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यू कंसीडर बीपो, इसने एडॉप्ट करा है ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्स एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि भाई जो है अभी बीपो ने क्या एडॉप्ट करा है। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट बीपो ट्रीटी है जो एड्रेस करेगी इंटरफेरेंस बिटवीन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यू कंसीडर आईपी। आईपी बोलूं तो आप समझ जाना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, और जेनेटिक रिसोर्स यानी कि जीआर, और ट्रेडिशनल नॉलेज यानी टीके। ये तीनों शॉर्ट फॉर्म आपको देख के चलनी है, आगे हम पढ़ेंगे इसे थोड़ा सा। इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो ये एडॉप्टेड बाय दी कंसेंस अमंग मोर देन 150 कंट्रियों में होगा ये, ठीक है? इंप्लीमेंटेशन इट विल कम इनटू फोर्स 3 मंथ आफ्टर द रेटिफाई बाय 15 पार्टी। अगर 15 पार्टीज को रेटिफाई कर देती हैं तो 3 मंथ के अंदर में ये फोर्सफुली इंप्लीमेंट हो जाएगा। मेंबर की बात करें तो एनी मेंबर जो स्टेट ऑफ बीपो जो बीपो में है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, किसको?
अभी हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्स एंड एसोसिएशन ट्रेडिशनल नॉलेज। इसका एम क्या है, क्या काम करेगी ये? तो ये एनहांस करेगी एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी ऑफ द पेटेंट सिस्टम। तो कुल मिला के ये है कि पेटेंट सिस्टम की एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी को एनहांस करने का काम करेगी। ये इस ट्रीटी के बाद बात कर रहा हूँ मैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्स एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, राइट। और ये प्रिवेंट करेगी पेटेंट को कहाँ से, बीइंग ग्रांटेड, जो मतलब धोखाधड़ी से ले लिए जाते हैं, है ना, उनसे सबसे प्रिवेंट करने का काम करेगी। चलिए आगे बात करें हम। ये जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल यानी यूएनडीआरआईपी एंड इट्स कमिटमेंट, यूएनडीआरआईपी इज अ लीगली नॉन बाइंडिंग रेजुलेशन है जो एडॉप्टेड किया गया किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2007। देखिए मैं स्पीड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो चीज हमारी पढ़ने वाली है उसको हम ऑब्वियसली वहां पे रुक के पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें देख के चलना है क्या इंपोर्टेंट है क्या नहीं है हमारे लिए। सो की प्रोविजन की बात करें इस ट्रीटी की, सो देखते हैं। मैंडेटरी करती है पेटेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को, पेटेंट एप्लीकेशन मस्ट बी डिस्क्लोज ओरिजिन ऑफ द genetic resource, indigenous community, providing the traditional knowledge, mandatory legal, administrative and policy framework at national level। Establishment की बात करें ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम लाइक डेटाबेस ऑफ, जो अभी हम जीआर बात कर रहे थे, जेनेटिक रिसोर्स एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, तो उनको स्टेबलाइज का काम करती है। असेंबली की बात करेंगे, मेड ऑफ वन डेलीगेटेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अदर प्रोविजन फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगी इसमें, फैसिलिटेड पार्टिसिपेट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। ये नॉट एप्लीकेबल होंगी ऑन पेटेंट फील्ड प्रायर टू एंट्री इनटू अ फोर्स ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, तो तब नॉन एप्लीकेबल हो जाएगी कि भाई यू कंसिडर इस ट्रीटी से पहले अगर आपने पेटेंट के लिए फाइल कराए तो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क टू बी परफॉर्म बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ बीपो, राइट। चलिए, तो इसका क्वेश्चन हमारा नहीं है, तो हम देखते हैं क्या है। ये अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको देखना है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे मेजर करती है, प्रोटेक्ट करेगी इंडिया में किसको, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्स को। सो इसके लिए भी इनिशिएटिव है, जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू इनको क्या करा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडियाज पेटेंट एक्ट 1970, ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट मेजर करने का काम करती है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्स को। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट 2001, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये वाला क्वेश्चन बन चुका है आपका 2002 वाला, राइट। फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग किसकी, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्स की। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, यूनेस्को रिकॉग्निजेशन, राइट। सो ये आप देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे योगा है, रिकॉग्नाइज एज ए इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। चलिए आगे देखते हैं फिर हम, ये हमारा यहाँ तक हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए इसके क्वेश्चन बनने के चांस है थोड़े से, क्योंकि ये 2 साल से न्यूज़ में, बट अभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं बना है, तो सॉरी चांस है इस पे क्वेश्चन बनने का। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जिसको लॉन्च करा गया 2021 में, ये इसने कंप्लीट कर लिया अपने 3 साल, इसी न्यूज़ में है। अब हम पीएम गति शक्ति की बात करते हैं, तो ये अप्रोच करता है 7 इंजन्स को, जैसे रेलवे, रोड, पोर्ट्स, वाटरवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन 7 फील्ड्स को ये अप्रोच करता है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बात करें, तो ये क्या कहता है, इसको डेवलप करा गया है किसके द्वारा, डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बाय द BISGAN। इसकी फुल फॉर्म है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक यूजिंग GIS प्लेटफॉर्म, राइट। सो इसको किसके द्वारा डेवलप करा गया है मास्टर प्लान को, डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल, राइट, बाई बिसन जी। ये बिल्ड है एन ओपन सोर्स टेक है, होस्टेड है ऑन मेघराज। मेघराज यू कंसिडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड्स, इंटीग्रेटेड इसरो सैटेलाइट इमेजरी एंड सर्वे ऑफ इंडिया बेस मैप। तो कुल मिला के ये है कि पीएम गति शक्ति प्लान जो है वो इन 7 फील्ड्स को अप्रोच करेगा, जो बहुत हाई लेवल की यू कंसिडर सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। सो उन्हीं के रिगार्डिंग है ये प्रोवाइड करेगा कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस ऑफ ऑनगोइंग फ्यूचर प्रोजेक्ट टू वेरियस मिनिस्ट्री, भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवे, ड्राई लैंड पोर्ट एंड उड़ान्स। क्लियर है। सो ये आप कह सकते हो ये एक मास्टर प्लान है और इसको 3 साल पूरे हो गए। तो इसके टारगेट क्या है वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। ये एक्सपेंड करेगा रोडवेज टच इन 2 लाख किलोमीटर मार्क। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको इतना समझना है कि प्रधानमंत्री जो गति मिलेगी किन-किन फ़ील्डों में, जैसे रोडवे जो है वो 2 लाख तक बनाने की बात करी गई है इसमें। रेल कार्गो कैपेसिटी जो है वो लगभग 1600 टन है विदिन अ फाइनेंशियल ईयर 25। पावर ग्रिड जो है उसको एक्सटेंड करा जाएगा 4,54,200 सर्किट किलोमीटर ऑफ लाइन्स। इंक्रीज़ होगी रिन्यूएबल कैपेसिटी 225 गीगावाट बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025। कंप्लीट करेंगे अराउंड 17,000 किलोमीटर ऑफ गैस पाइपलाइन। तो ये सब पीएम गति नेशनल प्लान के क्या है, आपके टारगेट हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, तो इसकी बात करते हैं। तो ये अभी क्यों, देखिए यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों का टाई अप होगा, जिसे हम पीपीपी कहते हैं। तो बेंच मार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है, बेंच मार्किंग इंस्ट्रक्शंस डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको रिलीज करा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और एनालाइज करेगी क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेगुलेटरी लैंडस्केप अक्रॉस 140 इकोनॉमी में। अगर हम बात करें पीपीपी, मैं अगर शॉर्ट फॉर्म बोलूं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
मॉडल इन इंडिया, तो द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी लेवल मैटर कंसर्निंग, राइट। अच्छा, अब आप देखिए कैसे कैसे है वो हम अभी समझेंगे, थोड़ा सा देखते हैं हम। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इंडिया, तो देखिए जैसे है HAM, जैसे है मॉडल्स बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास BOT, जिसे हम बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बोलते हैं। उसके बाद फिर है हमारे पास BOO, जिसे हम बिल्ड ओन ऑपरेट बोलेंगे। उसके बाद है हमारे पास BOT एन्युटी, उसके बाद है ऑपरेशन मेंटेनेंस। देखते हैं क्या है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल्स, क्या कहता है इसमें कंबाइन होगा EPC, यू कैन से दैट यहाँ पे होगा 40% एंड BOT बिल्ड ऑपरेटिंग ट्रांसफर जो है वो एन्युटी कितना होगा 60%, शेयरिंग कॉस्ट बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट, तो पब्लिक में कितना 40% एंड प्राइवेट में 60%, राइट। सो उसको ऐसे समझते हैं। सो जैसे किसी भी रोड को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो EPC होगा, EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शंस, राइट। तो वो कितना होगा 40%, एंड जो BOT का मतलब है जिसमें प्राइवेट प्लेयर होते हैं। प्राइवेट प्लेयर यू कैन से दैट, जैसे वो टोल टैक्स लेते हैं रोड से, तो वो सब प्राइवेट प्लेयर के अंडर में होता है, तो उनका कितना रहेगा 60%, जैसे हम बोलेंगे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल्स। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, तो पहले हम बिल्ड करेंगे फिर उसे ऑपरेट करेंगे, उसके बाद हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। सो अ मॉडल वेयर द प्राइवेट एंटिटीज बिल्ड करेगी, उसे ऑपरेट करेगी बिफोर ट्रांसफरिंग ओनरशिप, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो सरकार ने बोला भैया ठीक है, हम आपको किसी प्राइवेट प्लेयर से बात करेंगे, भैया आपको बनाना है ये जो रोड है या फिर जो भी है, उसको बोला ठीक है भैया, हम इसे बिल्ड भी कर देंगे, उसके बाद इसे हम ऑपरेट करेंगे कुछ दिन, वहां से हम टोल टैक्स उठाएंगे, उसके बाद आपको ट्रांसफर कर देंगे, राइट। बिल्ड ऑन ऑपरेट की बात करेंगे तो प्राइवेट एंटिटीज बिल्ड ऑन, जिसे खुद बनाएंगे प्राइवेट एंटिटीज, ऑपरेट करेंगे प्रोजेक्ट को विद द गवर्नमेंट इंसेंटिव, इसमें गवर्नमेंट का इंसेंटिव होगा। BOT एन्युटी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट जो है इसमें पे करती है प्राइवेट एंटिटीज को एन्युटी बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के आधार पर, राइट। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर द स्पेसिफिक सर्विस और एसेट मैनेजमेंट मेंटेनेंस के लिए, राइट। क्या इनिशिएटिव भी ली गई है इसके लिए? हाँ भाई, क्यों नहीं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव ली गई हैं, तो वो देख लेते हैं हम। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेज़ल कमिटी है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, वायबिलिटी गैस फंडिंग स्कीम है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, ये भी इनिशिएटिव, इसके द्वारा भी इनिशिएटिव ली जाती हैं। थोड़ा-सा हम इसको देख लेते हैं क्या है, क्या नहीं है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेज़ल कमिटी की बात करें, तो ये इवैल्यूएट करेगी सेंट्रल सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट की 100% फंडिंग होगी, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनर प्रोजेक्ट को। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात करेंगे तो ये इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट जनरेट करा जाता है बाय मोनेटाइजिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एसेट्स टारगेटिंग 6 लाख करोड़ 4 ईयर फाइनेंशियल ईयर 22 और 25 में, राइट। तो ये डेटा आपको नहीं देखना है, बस आपको ये इनिशिएटिव थोड़ी-सी देख लेनी है, क्या-क्या है, क्या नहीं है। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ये अलाउ करता है 100% FDI इन द इक्विटी ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल्स के लिए, यानी SPV इन द PPP सेक्टर ऑन ए ऑटोमेटिक बेसिस ऑफ मोस्ट सेक्टर, राइट। अब बात करते हैं एसेट मोनेटाइजेशन की। अब देखिए एसेट आप समझ रहे होंगे संपत्ति, उनका कैसे मोनेटाइजेशन हो, वो देखते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI उसने अभी रेज़ करा है हाईएस्ट एवर मोनेटाइजेशन वैल्यू 15,624.9 करोड़ थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यू कैन से दैट इनवाइट्स। सो अब हम बात करते हैं एसेट मोनेटाइजेशन है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्रिएट होती है न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब नया हम सोर्स बनाएँगे रेवेन्यू का फॉर द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के लिए। इट्स एंटिटी व्हाइल अनलॉकिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ unutilizations and underutilization public assets such as a property, airports and pipeline। तो क्लियर है? तो कुल मिला के ये है कि न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात होती है कहाँ पे? एसेट मोनेटाइजेशन में। अरे वही आप कह सकते हो हमारा यूट्यूब चैनल भैया हमें मोनेटाइज करना है। तो हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है उसी के लिए तो मोनेटाइज करना चाहते हैं, बाद बाकी तो हमारी वीडियो चली रही है। वही सारी चीजें। अच्छा, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी विजय केलकर कमेटी के द्वारा हुई, जिसको रिकमेंड करा गया फर्स्ट टाइम 2012 में। इसको अनाउंस करा गया, सॉरी, इसको अनाउंस करा गया यूनियन बजट 2021-22 में थ्रू द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो बॉयज के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा मैं। प्रोसेस की बात करेंगे तो असेट मोनेटाइजेशन की बात करेंगे तो ये इन्वॉल्व करता है लाइसेंस लीज ऑफ द गवर्नमेंट ओन्स एसेट्स टू प्राइवेट सेक्टर। तो कुल मिला के ये है कि ये लाइसेंस या लीज पे देगा गवर्नमेंट की जो भी ओन एसेट्स हैं उनके खुद के, इसको प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को फॉर स्पेसिफिक पीरियड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। उसके बदले में क्या लेगा? वो पेमेंट लेगा। कौन? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपनी कुछ एसेट्स को किसको देता है? प्राइवेट सेक्टर को देता है, उसके बदले में उनसे लाइसेंस ले लेता है, जैसे बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन, राइट। द ट्रांसफर ऑफ रेट इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट इज गवर्न बाई कंसेशन एग्रीमेंट के थ्रू। द फैसिलिटी जो है बैलेंस रिस्क शेयरिंग बिटवीन द पब्लिक अथॉरिटी एंड द प्राइवेट अथॉरिटी। क्या इसके लिए कोई इनिशिएटिव भी ली गई मोनेटाइजेशन के लिए? हाँ, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक ये है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। सो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करे 13 सेक्टर को जो मोनेटाइज इट्स ब्राउन फील्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ब्राउन फील्ड जो है वो रिलेटेड फॉर द है पाइपलाइंस। तो 5 जो सेक्टर हैं वो कैप्चर करते हैं, जैसे 83% ऑफ एग्रीगेट पाइपलाइन, जैसे रोड में 27%, रेलवे में 25, पावर में 15 एंड ऑयल गैस पाइपलाइन में 8% एंड टेलीकॉम में 6%, राइट। चलिए, तो ये हमें थोड़ा-सा देखना था।
देखिए, इसमें ना जो चीज़ें मेन है अपने लिए बस वो निकालना चाहता नहीं निकालना भाई मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। जैसे इसमें हमारे लिए विजय केलकर कमेटी है, हमें समझना है एसेट मोनेटाइजेशन है क्या? कि मतलब सरकार जो है अपने एसेट्स को देगी किसी प्राइवेट सेक्टर को और उसके बदले में उससे पेमेंट ले लेगी, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या कुछ चेंज हुआ है इसमें? तो अभी तो कुछ चेंज इसमें नहीं है, बस वही है उनका डेटा दिया है लास्ट वाला। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। इंडस्ट्रियल पार्क्स तो इसकी बात करते हैं हम। इंडस्ट्रियल पार्क। सो यूनियन बजट 2024 25 इन्होंने प्रपोज़ करा है कि कुछ 12 इंडस्ट्रियल पार्क हैं, है ना? उनके क्रिएशन की बात करी जा रही है। सो व्हिच विल बी सैंक्शनड अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वो जो है सैंक्शन होंगे किसके थ्रू? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें, देखिए इंडस्ट्री आपने देखा होगा कई सारे जैसे आपके आपके ज़िले हैं तो वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में देखा होगा कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल कॉलोनी बनाई जाती है जहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर रहते हैं, राइट? सो उसी को हम उन्हीं के जो है उसी लेवल के पार्क बनाए जाएँगे जिन्हें हम इंडस्ट्रियल पार्क बोल रहे हैं। अब पार्क से मतलब ये नहीं कि वहाँ लोग घूमेंगे-फिरेंगे नहीं, मतलब वहाँ बहुत सी एक्टिविटी होंगी, राइट? अच्छा, इंडस्ट्रियल पार्क आर ए इकोनॉमिक ज़ोन दैट आर एक्सप्रेसली डेवलप्ड टू अकोमोडेट अ क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जैसे आंध्र प्रदेश सिटी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। अच्छा, अब बात करते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि एनआईसीडीपी। इसका एम क्या है? इसका मेन एम है कि ये डेवलप करेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को और इसका एम है डेवलप करेगा फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज व्हिच कैन compete विद द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तो कुल मिला के ये है कि हम बात कर रहे हैं कि हम compete करेंगे इन द वर्ल्ड में, है ना? और हम इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल पार्क है उनको बनाएँगे, है ना? वो सारी चीज़ें हैं। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आर जिनको परिकल्पित करा गया है और बात 32 प्रोजेक्ट के थ्रू जो डेवलप होंगे 4 फेजेज़ में, राइट? जो डेवलप है फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो कहाँ हुआ था? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इसका अप्रूवल कब हुआ था? 2007 में, राइट? अच्छा। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिपार्टमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट यू कैन से दैट एनआईसीडीआईटी एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनआईसीडीसी। अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी है जो उसकी वो विद द फाइनेंस मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उसका रिव्यू करेंगे किसका? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अच्छा, अब ये कौन-कौन से भारत में तो हम थोड़ा मैप के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, अब ये दिल्ली और मुंबई तक का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इसी तरीके से अमृत और कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये अमृतसर से कोलकाता वाला, ठीक है? चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो ये सब एक बारी देख लेंगे आप। विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, हैदराबाद वारंगल है, हैदराबाद बेंगलुरु है, बेंगलुरु मुंबई है, एक्सटेंशन ऑफ सीवाईसी है, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है? तो एक बारी आप इनको ज़रूर देख लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ और रिलेटेड न्यूज़ की। तो यूनियन कैबिनेट जो है उसने अभी रिसेंटली अप्रूव करे हैं 12 न्यू इंडस्ट्रियल नोड्स एंड सिटीज़ अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट? सो अबाउट 12 न्यू इंडस्ट्रियल नोड सिटी की बात करें तो वो कहाँ-कहाँ पर लोकेट हैं? जैसे खुरपिया इन उत्तराखंड, राजपुर, पटियाला इन पंजाब उसके बाद हमारे डिग्गी इन महाराष्ट्र, पलक्कड़ इन केरला, आगरा इन प्रयागराज यूपी, गया इन बिहार, जहीराबाद इन तेलंगाना, ओवरकुल एंड कुपराथी इन आंध्र प्रदेश एंड उसके बाद है हमारे पास जोधपुर पाली इन राजस्थान, राइट? सो ये हमारी 12 इंडस्ट्रियल नोड्स या सिटी हैं जिनको अभी यू कैन से दैट रिसेंटली जो है इम्प्लीमेंटेड किया गया है नेशनल इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट? अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड अलोंग 6 मेजर कॉरिडोर अक्रॉस 10 स्टेट, राइट? अच्छा, द न्यू इंडस्ट्रियल सिटी विल बी डेवलप्ड एज अ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड बिल्ट अहेड ऑफ डीम्ड एंड प्लग एंड प्ले वर्ल्ड टू वर्क कांसेप्ट, राइट? ये है कि इनके कुछ आप कांसेप्ट देख सकते हैं कि वो अहेड ऑफ डिमांड या प्लग एंड प्ले या फिर माँग से आगे, तो ये इस टाइप के कांसेप्ट में इनको बनाया जाएगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप एक बारी देख लेंगे। देखिए मैं बताऊँ लॉजिस्टिक है तो होता क्या है? ये एक्चुअली में है क्या? उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। ओके, सो लॉजिस्टिक इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिसोर्स इंक्लूडिंग हाउ दे आर ट्रांसपोर्ट, स्टोर और रिसीव। तो कुल मिला के ये है कि जो म यू कैन से दैट किसी भी रिसोर्स को कैसे हम मैनेज करेंगे या फिर हम उसे कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे या कैसे रिसीव करेंगे। कुल मिला के ये है कि आपने देखा होगा ट्रक का आवागमन, है ना? ये सब लॉजिस्टिक के अंडर ही आता है, राइट? चलिए हम बात करते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे। तो एक्चुअली में न्यूज़ में क्या है वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया 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 जो है वो अपने आप को 25 कंट्रियों में शामिल करना चाहता है 2030 तक। किस इंडेक्स में? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो भैया अभी किसमें है वो तो? अभी हम 38वें नंबर पे हैं। तो अब हम 25 में आना चाहते हैं, बस इसलिए न्यूज़ में ही है। तो देखते हैं हम क्या है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे, तो ये एक्चुअली में डेवलप करा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और रिलीज़ किया जाता है हर 2 साल में, ये देखना है आपको। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये रैंक द कंट्रीज़ बेस्ड ऑन द चैलेंज एंड अपॉर्च्युनिटी फेस्ड इन देयर परफॉर्मेंस इन ट्रेड लॉजिस्टिक, राइट? तो जैसे हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा-सा ये राइट अब नहीं आएगा ब्लैक।
सो हम यहाँ देखते हैं मोड स्प्लिट फ्रेट मूवमेंट इन इंडिया 2022, जैसे रोड में हम 3.5 ट्रिलियन टन किलोमीटर 60% बढ़ाना चाहते हैं। रेल में अगर बात करें 0.2 ट्रिलियन, इसी तरह से शिपिंग में, इसी तरीके से एयर में, है ना? तो वही वाली बात है, सारी चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं है। 6 रैंकिंग पैरामीटर हैं, जैसे कस्टम परफॉर्मेंस क्या है आपकी, किस आधार पे चुना जाता है ना कि भई आपका लॉजिस्टिक बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी है, ईज़ ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट है, लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी है। उसके बाद है आपका कंसिग्नमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग है, टाइमलाइन ऑफ शिपमेंट है, राइट? तो अभी हमने ये देख लिया क्या है, क्या नहीं है। क्या इसके लिए कोई स्टेप लिए गए हैं कि हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर को जो है और इम्प्रूव कर सकें भारत में? यस, तो जैसे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी यानी कि 2022, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान जिसे हम क्लैक बोलते हैं, राइट? तो उसके बाद है फिर हमारा और भी है, जैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, भारतमाला परियोजना है, डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांस प्रोग्राम है, पीएम गति शक्ति है। तो ये सब लॉजिस्टिक के लिए हैं, राइट? अच्छा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम बात करें लॉजिस्टिक प्लान का, तो डिसीजन सपोर्ट। तो ये स्टेबलाइज़ डेटा ड्राइवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कॉस्ट रिडक्शन की बात करेंगे तो एमिंग टू लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वो भी कम आनी चाहिए, 8-9% ऑफ जीडीपी। और इसकी बात करें रैंकिंग की, तो इम्प्रूव लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग टू टॉप 25, राइट? ये अभी हम हमारा टारगेट है, तो वो हम तो देख ही रहे थे। उसके बाद हमारे पास रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। तो ये क्या है? RELOS, रसिया ने अभी इसे अप्रूव कर दिया है, ठीक है ना? इसको रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। तो रेसिप्रोकल आप समझते होंगे जो विपरीत अवस्था में होता है। सो इट वुड बी इनेबल द मिलिट्रीज ऑफ बोथ कंट्री, दोनों कंट्री यानी कि रसिया एंड इंडिया, जो एक्सेस करेंगे लॉजिस्टिक और सपोर्ट फैसिलिटी एट ईच अदर, ठीक है? जो किसी भी पोर्ट पे वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या सपोर्ट में होगा, जैसे आपका फ्यूल होगा, राशन, स्पेयर पार्ट्स होंगे, वर्थिंग फॉर द ट्रूप्स, वारशिपिंग एंड एयरक्राफ्ट्स होंगे, ठीक है? ये सब। तो क्या अदर कंट्री भी इंडिया की जो है एग्रीमेंट है रेसिप्रोकल एक्सचेंज के साथ? यस, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, राइट? क्लियर हो गया? चलिए, अब बात करते हैं हम पोर्ट। तो पोर्ट लास्ट टाइम यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? और वो अडानी का ग्रुप था, तो अडानी का कौन-सा पोर्ट, अडानी ग्रुप का पोर्ट था, उस पोर्ट के बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, अडानी ग्रुप का कौन-सा पोर्ट है और जो लास्ट टाइम न्यूज़ में था। उसका जवाब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी फाउंडेशन तैयार करा है किसका? बर्धमान पोर्ट का, जो कि महाराष्ट्र पलगढ़ में है, ठीक है? अब बात करें इसकी, तो ये हमें पता ही है कि धनौर टाउन, पलगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे इसको यू कंसीडर 12th वहीं, ये 13th मेजर पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इट विल बी कंट्री लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट होगा, ये ध्यान रखना है आपको कि जो महाराष्ट्र में पोर्ट जो है ओपन हो रहा है, वो एक्चुअली में जो है, वो कंट्री का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट होगा, मतलब कंटेनर जहाँ पे बॉक्स होते हैं, जो आपने देखा होगा सामान ले जाने और लाने वाले। अच्छा, उसके बाद करेंगे, ये पोर्ट जो है वो डेवलप बेस्ड ऑन द लैंड लोड पोर्ट मॉडल पे ये डेवलप होगा। इसमें क्या होगा? प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर टेक ओवर द ऑपरेशनल एस्पेक्ट व्हाइल द पोर्ट अथॉरिटी एक्ट एज़ ए रेगुलेटर एंड लैंड लॉर्ड्स। तो कुल मिला के यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर जो है वो ऑपरेशनल एस्पेक्ट की तरह काम करेंगे, और जो अथॉरिटी है, पोर्ट अथॉरिटी है, वो आपके रेगुलर एंड लैंड लॉर्ड्स की तरह काम करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मेजर पोर्ट्स की इंडिया में कौन-कौन से हैं, जैसे कांडला पोर्ट्स है, उसके बाद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, जेएनपीटी है, बाधवन पोर्ट जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, मुरुगम पोर्ट है, मंगलुरु पोर्ट है, कोच्चि है, तूतीकोरन है, बीओ चिदम्बरम पोर्ट है, उसके बाद इन्नूर है, ये पूछा जा चुका है आपका लास्ट टाइम, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, पारादीप है। ये तीनों आपके क्वेश्चन आ चुके हैं इसके रिगार्डिंग। सो हम बात करेंगे इंडिया पोर्ट सेक्टर की। तो इंडिया जो है मैरीटाइम सेक्टर कंट्रीब्यूट लगभग 95% ऑफ इंडियाज़ ट्रेड होती है इसके द्वारा, वॉल्यूम के थ्रू, एंड वैल्यू की बात करें तो 70%। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है 22 रैंक में आता है इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में, विद अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ 09 डेज़, राइट? इंडिया हैज़ 12 मेजर पोर्ट, जो भी हमने पढ़े, 30th बागवान और 14 आपका वो गलैथिया, याद रखना है आपको, गलैथिया, राइट? सो ये थोड़ा-सा याद रखना है, एंड 200 प्लस नॉन मेजर पोर्ट्स विद द, और 200 आपके जो है वो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, जो मेजर पोर्ट्स नहीं होते हैं, बिकॉज़ दैट नॉन मेजर मतलब छोटे-मोटे। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपमेंट एंड वाटरवे इनको कंट्रोल करता है इन पोर्टों को, ठीक है? अच्छा, ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट की बात करें तो इंडिया का जो है वो कौन है? कोलकाता, ये थोड़ा-सा याद रखना है आपको, ये वाला सबसे ओल्डेस्ट है। नाउ इसका नाम जो है बदल कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, और ये ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट्स इन इंडिया है। मुंबई पोर्ट की बात करें तो वो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, ये आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट्स है, राइट? उसके बाद है कामराजा पोर्ट, जो कि, और इन्नूर पोर्ट। ये कामराजा या इन्नूर पोर्ट जो है वो तमिलनाडु है, इज़ द ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट रजिस्टर्ड एज़ ए कंपनी। तो ये कॉर्पोरेटाइज़ आपका पोर्ट है इन्नूर, याद रखना आपको। चलिए अब बात करते हैं मेजर और माइनर यू कैन सेड पोर्ट में क्या अंतर है। तो मेजर पोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 ये प्रोवाइड करती है रेगुलेशन, ऑपरेशन एंड प्लानिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। मेजर पोर्ट की बात करें तो ये रन होते हैं रेस्पेक्टिव पोर्ट अथॉरिटीज ऑन लैंड रोड पोर्ट मॉडल्स। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन मेजर पोर्ट्स, जैसे अलाउ फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट थ्रू द कंसेशनल एग्रीमेंट,
राइट? अच्छा, उसके बाद नॉन मेजर पोर्ट्स की बात करें तो ये ज्यूरिडिक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। नॉन मेजर पोर्ट जो होते हैं वो गवर्न होते हैं इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 और वो कौन से होते हैं? मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021। ये जो पोर्ट हैं कम अंडर द परव्यू ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और इनको रेगुलेट किया जाता है। परव्यू कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, जो भी उस स्टेट की होगी, और रेगुलेट कराया जाएगा स्टेट डिपार्टमेंट और द स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा, ठीक है? चलिए, द स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स एंड स्टेट गवर्नमेंट एंटर इनटू ए कंसेशनल एग्रीमेंट विद द प्राइवेट ऑपरेटर टू डेवलप एंड ऑपरेट द माइनर पोर्ट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंसेशनल एग्रीमेंट तो हो रहा है, वो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। ये जो है पोर्ट अथॉरिटी और इनके लिए एक पीरियड डिसाइड किया जाता है कि भई कंसेशन जो है वो कब एक्सपायर होगा। क्या इसके लिए भी कोई इनिशिएटिव ली गई है? भई क्यों नहीं? सागरमाला प्रोग्राम है, मैरीटाइम अमृत काल विज़न है, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। अब ये ध्यान रखेंगे आप, ये लॉजिस्टिक पोर्टल जो है वो पोर्ट्स के लिए लिया गया है, पोर्ट को एनहांस करने के लिए। सागर मंथन है, सागर सेतु है, तो ये थोड़े-से आपको ज़रूर याद रखने हैं। अब जैसे सागर मंथन है, ये क्या करता है? ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो प्रोवाइड करेगा रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, ठीक है? तो मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि ये सब याद नहीं करना है, बस आपको ओवरव्यू करना है कि भैया ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। सागर सेतु है, ये मोबाइल ऐप है, ये एनहांस करेगा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, जबकि ये तो बंद हो गया, इसके लिए बी रेडी इंडेक्स आ गया है वर्ल्ड बैंक का, प्रोवाइडिंग रियल टाइम पोर्ट्स, ऑपरेशन मॉनिटरिंग, एक्सेस ऑफ वेसल, कार्गो, कंटेनर, फाइनेंस, रेगुलेटरी अथॉरिटी डेटा, ये सब देखेगा सागर सेतु। चलिए, अदर की डेवलपमेंट रिलेटेड टू पोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें, तो जैसे लैंड पोर्ट अथॉरिटी इंडिया की बात करें, तो रिसेंटली अ न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग डेवलप लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने नोट किया है पेट्रापोल, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, राइट? सो अबाउट लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है फंक्शन रिलेटेड टू लैंड पोर्ट ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है? लैंड पोर्ट आर एरिया इन ए इंटरनेशनल बॉर्डर notified as a land customs stations, immigration check post with a facility for clearance and transport of passenger and goods। तो ये सब कौन देखता है? लैंड पोर्ट ऑफ अथॉरिटी, राइट? ये जो है रेस्पॉन्सिबल होती है स्टेबलाइजिंग, ऑपरेटिंग और मैनेजिंग क्या? इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए। कौन? एलपीआई, राइट? अच्छा, हम बात करते हैं, आईएसपी इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स दैट हाउसेस ऑल रेगुलेटरी एजेंसी फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स व्हाइल आल्सो एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न, राइट? तो ये सब सिक्योरिटी कंसर्न भी देखेगी। आगे बात करते हैं हम मुरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी। तो मुरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज ए इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन द एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म के लिए। मुरमुगांव पोर्ट की बात करेंगे तो इंडिया का पहला पोर्ट है जो इंट्रोड्यूस करता है ग्रीन शिप इंसेंटिव्स, जिसे हम हरित श्रेय स्कीम कहते हैं, थ्रू द ईएसआई। ईएसआई मतलब एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, राइट? हर श्रेय स्कीम की बात करें 2023 में विद द फेवरल ईएसआई स्कोर्स एंड इज एम टू टुवर्ड डीकार्बोनाइजेशन एंड ग्रीन शिपिंग की बात करता है ये। एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स की बात करें तो ये इसको पब्लिश कराया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द पोर्ट्स एंड हार्बर्स यानी आईएपीएच सिंस 2011 से, और ये आइडेंटिफाई शिप दैट परफॉर्म बेटर इन रिड्यूसिंग एयर एमिशन। अब ये भाई बेटर काम कर रहा है क्या? ये जो एयर एमिशन है उनको रिड्यूस करने का काम करेगा देन द रिक्वायर्ड बाय द करंट एमिशन स्टैंडर्ड ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ड्राई पोर्ट्स की बात करेंगे तो रिसेंटली बिहार का जो है फर्स्ट ड्राई पोर्ट जिसको इनॉग्रेट कराया गया है बिहार नियर पटना। तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन। सो अबाउट ड्राई पोर्ट की बात करेंगे तो ये इनलैंड पोर्ट है, ये थोड़ा सा देखना है। इनलैंड टर्मिनल दैट इज मीट टू प्रोवाइड कनेक्टेड टू सी पोर्ट बाय रेल एंड रोड्स। तो ये इनलैंड आपको देख लेना है। कौन है? ड्राई पोर्ट, जो कि बिहार में है, राइट? अच्छा, और इसमें क्या होगा? इनलैंड कंटेनर डिपोट्स होंगे, कंटेनर फ्reight स्टेशन होंगे, एयर फ्reight स्टेशन, तो एयर वाला भी इंक्लूड होगा इसमें। बेनिफिट्स प्रोवाइड ए मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव गेटवे ऑन टू इंटरनेशनल ट्रेड फॉर लैंड लोकल स्टेट्स रीजन रिड्यूसिंग प्रेशर्स ऑन द कोस्टल पोर्ट्स, राइट? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक एंड एफपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने अभी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी करा। 9 ऑफ इंडियन पोर्ट्स हैव फाउंडेड देयर पोजीशन अमंग टॉप 100 ग्लोबल पोर्ट्स इन अ सीपीपीआई 2023। टॉप रैंक कंटेनर पोर्ट्स इन सीपीपीआई वो है आपका, याद रखना है आपको, यंगसन पोर्ट जो है चाइना का, राइट? चलिए, इंडियन रेलवे सेफ्टी की बात करते हैं हम। सो रिसेंटली सेवरल एक्सीडेंट इन अ ट्रेन डीरेल, मतलब डीरेल का मतलब है ट्रेन जो है रेल की पटरी से हट जाती है, डीरेलमेंट, और कोलिजन मतलब जो एक्सीडेंट हो जाता है। इन द लास्ट 6 मंथ रेज कंसर्न ओवर द रेलवे सेफ्टी। सो थोड़ा सा इसमें डेटा देखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ पहले से ही, राइट? सो पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास है रेलवे एक्सीडेंट इन इंडिया की बात करें तो लगभग 5 साल का रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं, तो 75% जो है वो रेल एक्सीडेंट हुए हैं। कैसे? जो रेल जो है अपनी पटरी से हटी है जब, जिसे हम डीरेलमेंट कहते हैं। देयर स्टीप्स डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ कंसेशनल ट्रेन एक्सीडेंट। तो ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो डिक्लाइन हुए हैं। अगर हम बात करें 473 ट्रेन एक्सीडेंट 2001 और 2 में 1-2 के बीच में हुए थे, बट 48 जो हुए हैं 22-23 में हुए हैं। तो ये डाटा थोड़ा-सा आपको देखना है। क्या स्टेप लिए गए हैं रेलवे सेफ्टी के लिए? हाँ, जैसे राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष है, फास्ट डेवलपमेंट ऑफ लिंक हॉफमैन वोसिच कोच है, उसके बाद कवच सिस्टम है ना? तो कुल मिला के ये है कि ये थोड़ा-सा देखना है आपको, फास्ट डेवलपमेंट ऑफ लिंक्स हॉफमैन वोसिच, ये क्या है? कोचेस आर कंसीडर्ड फार सेफर देन दी ओल्डर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, राइट?
सो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं हम, इसके अब हमारे पास नेक्स्ट है, राइट। सो हम देखते हैं कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, इसकी बात करेंगे। तो अर्लियर इट वाज रेलवे इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्टोरेट, इट विल रीडिजाइंस एज द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी एक्ट 1961। देखिए आपको कमीशन ऑफ, ये ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, आई एम श्योर हूँ क्वेश्चन इस टाइप के नहीं बनते। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दिख रही है, डील विद द मैटर रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ रेल ट्रेवल्स एंड ऑपरेशंस, ये सब देखता है। हैज स्टैट्यूटरी फंक्शन इंस्पेक्टोरियल इन्वेस्टिगेटरी एंड एडवाइजरी अंडर द रेलवे एक्ट 1989। इन्वेस्टिगेटर सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चलिए आप बात करते हैं, फिर हमारे पास है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी कि नाफीड। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 नोटिफाइड करती है नाफीड को, किसमें? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, राइट। अब बात करते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तो ओनली इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज अंडर द एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, जिसका मतलब कुल मिला के है कौन से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काउंट होंगे? तो वो काउंट होंगे जिनमें 50% जो है शेयर जो है वो जो है होल्ड करा गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहेंगे। तो आपको ये याद रखना है 51%। वो मतलब कोई भी शेयर है, मान के चलो एक गवर्नमेंट ने कोई कंपनी खोली और उसका 51 शेयर अपने पास होल्ड कर लिया, तो वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। बट अगर उसका 49% शेयर कर दिया तो वो आपका प्राइवेट में काउंट हो जाएगा, राइट। सो नेशनल फॉर द फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नाफीड की बात करें तो इसको स्टेबलाइज करा गया था नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के द्वारा, ठीक है। और ये फोकस करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए, राइट। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो क्या है? टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन रिकर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स डेरिवेटिव मार्केट। तो कुल मिला के ये है कि बॉन्ड्स और डेरिवेटिव मार्केट को डेवलप करने की बात करता है, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लॉन्ग टर्म के लिए ये डेवलप करने की बात करता है। रेगुलेशन की बात करेंगे तो ये रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज होता है आरबीआई के द्वारा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर द सेक्शन 45L एंड 45N आरबीआई एक्ट 1934 रेस्पेक्टिवली। ओनरशिप की बात करेंगे तो एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज करेंटली हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए